नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत है माई स्कूल माई इकोनॉमिक्स चैनल पे। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 3 मुद्रा और साख पर अध्ययन करेंगे और मुद्रा और साख के विभिन्न घटकों को जानने का प्रयास करेंगे। इसका अर्थ क्या होता है, परीक्षा की दृष्टि से कौन से घटक महत्वपूर्ण हैं। कोई नई जानकारी अगर होगी तो भी मैं उसके साथ शेयर करने का प्रयास करूँगा। मुद्रा होती क्या है विद्यार्थियों? आपको जो पैसे मिलते हैं दादी से, दादा से, मामा से, पापा से, वो मुद्रा है। लेकिन मुद्रा वही पैसा क्यों है, क्या कभी आपने सोचा है? तो मुद्रा होती क्यों क्या है? आपकी कॉपी का एक पेज है, वो भी कागज़ का है, और आपके पास जो नोट है वो भी कागज़ का है। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि मुद्रा और उस कागज़ में कोई फ़र्क है। तो मुद्रा होती क्या है? मुद्रा वह धातु या कागज़ का टुकड़ा होता है जिसको देश का केंद्रीय बैंक मुद्रा घोषित करता है। अर्थात देश का केंद्रीय बैंक, हमारे देश का केंद्रीय बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी आरबीआई है। आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस धातु या कागज़ को बोल दे कि ये मुद्रा है, वही मुद्रा होगी और विधिक रूप से सब इसे स्वीकार किया जाता है, इसलिए इसको मुद्रा कहा जाता है। तो हमने कहा कि मुद्रा के दो लक्षण हैं। पहला, किसी देश का केंद्रीय बैंक या उसकी सरकार उसको मुद्रा घोषित करे, और दूसरा, उसके लिए कुछ कानूनी प्रावधान हो और सब लोग इसको स्वीकार कर ले, तभी मुद्रा कहलाती है। मुद्रा काम क्या आती है? मुद्रा विनिमय को आसान बना देती है। विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना। मुद्रा लेन देन को आसान बना देती है और सभी लोगों के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाता है, इसलिए मुद्रा लेन देन को आसान बनाती है या विनिमय को आसान बना देती है, जिसके द्वारा दो व्यक्तियों के बीच किन्हीं वस्तुओं का सहयोग उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी विनिमय का काम करवाने में मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यार्थियों, आपको पेन चाहिए, आपको गेहूं देना है, तो अगर मुद्रा नहीं होती तो आप उस व्यक्ति की खोज करते जो पेन देता और गेहूं आपसे लेता। ऐसा करना काफ़ी कठिन है, इसलिए मुद्रा एक मध्यस्थ की भूमिका निभाती है ताकि आपका जो व्यापार है या आपका लेन देन है वो आसानी से हो जाए। इसलिए हम मुद्रा की एक परिभाषा लेकर चलते हैं। मुद्रा होती क्या है? मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे। कैसे, हम आगे जब विस्तार से पढ़ेंगे आपको और समझ में आ जाएगा। यानी मुद्रा कोई एक आधारभूत चीज़ नहीं है। मुद्रा जिसे स्वीकार मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है वही मुद्रा है। जैसे पहले पशुधन ही मुद्रा हुआ करता था, तो पशु है, जैसे मान लीजिए गाय है या भैंस है, वो मुद्रा का काम करती थी। इसलिए मुद्रा वही होती है जो मुद्रा का काम करे। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम होता है, यानी लेन देन का एक तरीका होता है। आप किसी वस्तु को मुद्रा में मापते हैं, आप मुद्रा दे के कोई वस्तु खरीदते हैं और कोई वस्तु बेचते हैं तो बदले में मुद्रा लेते हैं। इसलिए आप क्या करते हो? लेन देन करते हो, और लेन देन का जो माध्यम है वो आपका मुद्रा होता है। मुद्रा का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कहीं भी किसी प्रकार का जो सौदा या खरीदारी करते हैं वह कार्य मुद्रा के द्वारा ही संभव हो पाता है, क्योंकि हम हर चीज़ को मुद्रा में ही मापते हैं। आप जब सब्जी लाने जाते हैं तो क्या पूछते हैं कि किस भाव से दी, यानी कितने रुपए किलो है। आप ड्रेस लेके आते हैं, पूछते हैं कितने रुपए की है। आप पुस्तक लेके आते हैं, पूछते हैं कितने रुपए की है। इसलिए हम कह सकते हैं मुद्रा एक माप के रूप में काम करता है। कभी कभार ऐसा भी लेन देन होता है जिसका भुगतान बाद में करने का वादा कर दिया जाता है, और इसी को हम साख कह देते हैं। विद्यार्थियों, हमारी पुस्तक पाठ का नाम है मुद्रा और साख। तो साख क्या कहलाती है? साख आदमी का जो हम एक तरीके से कह देते हैं उसका जो विश्वास है वही साख कहलाती है। साख के दो रूप हैं। अगर हम व्यवहारिक रूप से बात करें तो साख का मतलब होता है एक व्यक्ति की जिम्मेदारियां क्या है या उसका किसी वस्तु का भुगतान या लौटाने की क्षमता क्या है, उसी को हम साख कह देते हैं। जैसे आप कभी कभार बोलते हो, क्या आपको मेरे पे विश्वास नहीं है? अगर आप पर किसी को विश्वास है तो वो एक तरीके से आपकी साख का निर्माण करता है। चूँकि हम यहाँ पर इस साख की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर पैसे की बात कर रहे हैं। तो साख मुद्रा का जो सृजन है वो किस प्रकार से किया जाता है, यानी मुद्रा का वितरण किस प्रकार से किया जाता है, मुद्रा कितनी बांटी जा सकती है, इसी को हम साख कह देते हैं। आगे चल के इसको और अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं कुछ उदाहरण देता हूँ जो आपके पुस्तक के बीच में आएंगे, तो इसको आप एक बार समझ लेना। विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण का मतलब होता है डिमोनेटाइजेशन, यानी वह प्रक्रिया जिसमें जो चलन में नोट है उसको बाहर कर देना। यानी जैसे हमने पहले कहा, नोट क्या होता है? एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा होता है, और उस टुकड़े को अगर बैंक ने कह दिया कि ये नोट है तो नोट है, अगर बैंक ने मना कर दिया तो वो नोट नहीं होगा। जैसे आपने अभी देखा हमारे देश में 2016-17 में जो
नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन किया गया था, जिसमें 500 और 1000 रुपये के नोट है उसको चलन से बाहर कर दिया गया था। अब क्या 500 रुपये का किसी के पास पुराना नोट है, वो 500 रुपये का काम करेगा? सत्य तो यही है कि वो काम नहीं करेगा। इसका मतलब वो एक कागज़ का टुकड़ा है। तो इस प्रकार से रुपया अगर विधि ग्राह्य नहीं है, यानी विधि के अनुरूप नहीं है, और बैंक उसको मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं करती है, तो वो कागज़ का टुकड़ा है। अगर किसी कागज़ के टुकड़े को बैंक ये बोल देती है ये रुपया है, तो वो रुपये के रूप में काम करता है। तो आशा करता हूँ विमुद्रीकरण आपकी समझ में आ गया होगा। यानी जो चलन में मुद्रा है उसको बाहर कर देना, यानी उसको रुपये से हटा देना कि ये रुपया नहीं है, उसी को हम विमुद्रीकरण कह देते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, यानी इंटरनेट के माध्यम से आप कोई ऑनलाइन लेन देन करते हो, इसी को आपको इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। यानी मोबाइल पर आप किसी तरह का लेन देन कर अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करते हो, या अपने खाते से दूसरे खाते में जो पैसे डालते हो, इसी को इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। प्लास्टिक मुद्रा, ये मुद्रा का नया रूप है, जिसमें आप एटीएम, क्रेडिट कार्ड आदि जो यूज़ करते हो, ये एक तरीके से प्लास्टिक मनी कहलाती है या प्लास्टिक मुद्रा कहलाती है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यह पैसा निकालने के काम आता है, यानी एटीएम सिर्फ पैसा निकालने के ही काम नहीं आता है, ये पैसा जमा करवाने के भी काम आता है। यह खरीदारी मुद्रा के माध्यम से ही क्यों होती है, यानी जो हम कोई वस्तु लेते हैं वो मुद्रा के माध्यम से ही क्यों खरीदते हैं, कोई दूसरा माध्यम क्यों नहीं? किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने पर सभी मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करते हैं। यानी आप मुद्रा में भुगतान करोगे तो वो व्यक्ति स्वीकार कर लेगा, और आप उसको भुगतान करना भी स्वीकार कर लेगा। क्योंकि किसी वस्तु को एक व्यक्ति के द्वारा बेचा जाए तो ज़रूरी नहीं होता है कि वह व्यक्ति जो वस्तु खरीद रहा है वह सहयोग उस वस्तु को खरीदने के पास उपलब्ध हो, अर्थात दोहरा संयोग होना जरूरी नहीं। जैसे आपको पेन खरीदना है और गेहूं बेचना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिससे आप पेन खरीद रहे हो उसको गेहूं चाहिए। यानी अगर वस्तु विनिमय होता तो आप क्या करते हैं, आप उसी से पेन खरीदते जिसके पास गेहूं की जिसको आवश्यकता होती और पेन जिसको बेचना होता था। लेकिन मुद्रा एक माध्यम है जिसके माध्यम से क्या होता है कि दोहरा संयोग नहीं होता है, तो भी आपका व्यापार होता रहता है या लेन देन होता रहता है। मुद्रा इस दोहरे संयोग के अभाव को दूर करती है। यानी मुद्रा है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो पेन बेचे और गेहूं खरीदे। आप मार्केट में गेहूं बेच दीजिए और उसी पैसे से आप पेन खरीद सकते हैं। माना किसी व्यक्ति को पुस्तक बेचनी है और गेहूं खरीदनी है, यानी जो हमने पेन का उदाहरण लिया वो सेम उदाहरण है। तो इस प्रकार से दोहरे संयोग का अभाव होता है। तो दोहरे संयोग के अभाव से बचने के लिए हम मुद्रा का विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति अपने वस्तु बेचकर मुद्रा अर्जित करता है और उसी मुद्रा से दूसरी वस्तु को खरीद लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? जैसे अभी हम कह रहे हैं कि वस्तु से खरीदता है, तो पहले क्या हुआ करता था? वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन। जिस प्रकार आप अपने पड़ोसियों को बोलते हैं आप गेहूं का आटा ले लीजिए और हमें चने का आटा या बेसन दे दीजिए, आप चीनी ले लीजिए, आप चाय हमें दे दीजिए, या आप फल ले लीजिए और सब्जी दे दीजिए। तो इस प्रकार का लेन देन जो होता है वो वस्तु विनिमय कहलाता है। यानी वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है। यहाँ पर मुद्रा का प्रयोग किए बिना भी वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय होता है, परंतु दोहरा संयोग होना जरूरी है। मान लो आपको गेहूं देना है और चने लेने हैं, तो आपको ऐसे बंदे की तलाश करनी होगी जो गेहूं ले रहा हो और चने दे रहा हो, ठीक है, तभी वस्तु विनिमय प्रणाली संभव होगी। और दूसरा इसमें दिक्कत ये होता है कि वस्तु का विभाजन हो जरूरी नहीं। मान लो आपको भैंस बेचनी है और बदले में 5 किलो गेहूं लेनी है, क्या आप 5 किलो गेहूं के बदले में भैंस दे देंगे? नहीं, तो भैंस के टुकड़े भी नहीं हो सकते। इसलिए वस्तु का जो मापन है या वस्तु का जो विभाजन है वह भी समान रूप से नहीं होता, इसलिए वो विनिमय को आसान नहीं बल्कि मुश्किल बना देता है। इसलिए हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है। जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है ऐसे देश में मुद्रा मध्यवर्ती की भूमिका निभाती है। मुद्रा मध्यवर्ती की भूमिका कैसे निभाती है? आप ए वस्तु ले रहे हो, भुगतान कर दिया किसमें? मुद्रा में, और वस्तु प्राप्त कर ली, तो आपके और वस्तु को देने वाले के बीच में कौन काम कर रहा है? मुद्रा काम कर रही है। इसलिए मुद्रा क्या है? मध्यवर्ती वस्तु के रूप में काम में ली जाती है और दोहरे संयोग की जरूरत को है उसको खत्म कर देती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप वस्तु के बदले ही वस्तु खरीदो। फिर चाहे किसी को गेहूं खरीदना हो, पुस्तक खरीदना हो, पेन खरीदना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अर्थात मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय को आसान बना देती है। मुद्रा मध्यवर्ती की भूमिका निभाती है। ये दो मुद्रा के गुण हो गए। मुद्रा के आधुनिक रूप, यानी मुद्रा कैसे बनी? आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि उस राजा ने अपने सिक्के चलाए और फिर देखा कि उस राजा की जगह दूसरा राजा आया तो उसने सिक्के चलाए। तो कहने का मतलब ये हुआ मुद्रा राष्ट्र के या किसी राजा के साथ साथ बदलती रहती थी। प्राचीन काल में मुद्रा के रूप में सिक्कों का चलन जब नहीं था तब क्या होता था? गाय यानी पशु और अनाज मुद्रा के रूप में काम करते थे। कब? प्राचीन काल में। प्राचीन काल में मुद्रा के रूप में कौन काम करता था? अनाज और पशु मुद्रा के रूप में काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आधुनिकता की ओर बढ़े तो मुद्रा के रूप में
चलन में आई धातु मुद्रा। धातु मुद्रा का मतलब ऐसी मुद्रा जिसका मूल्य उतना ही हो जितने उसमें धातु लगी हुई हो। ये धातु चांदी, सोना, लोहा, तांबा आदि की बनी हुई होती थी, जो लगभग 19वीं शताब्दी तक या 18वीं 19वीं शताब्दी तक जारी रही। इसके बाद वर्तमान मुद्रा आती है और उसी को हम करेंसी कह देते हैं, उसी को हम करेंसी कहते हैं। करेंसी का मतलब क्या होता है? नोट यानी कागज़ के नोट प्लस सिक्के, इन दोनों को मिलाकर क्या बनती है? करेंसी बनती है। मुद्रा के आधुनिक रूप में कागज़ के नोट और सिक्के को शामिल किया जाता है, क्योंकि इसमें देखिए धातु का मूल्य उतना नहीं होता जितना उसके ऊपर अंकित होता है। यह आधुनिक मुद्राएं बहुमूल्य धातुओं की नहीं बनी होती है और नहीं अनाज और पशुओं की तरह होती है, बल्कि आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। यानी आप जब एक का सिक्का लेते हो तो उसका वजन या फिर उसका जो मूल्य है वो नहीं है, सिर्फ उस पर अंकित मूल्य है, वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी की गारंटी दी जाती है। तो फिर इसे मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है। हाँ, इसे फिर मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है और इसे विनिमय के माध्यम के रूप में भी स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत होती है। क्यों, कैसे प्राधिकृत होती है? जैसे आपने मान लो 500 का नोट देखा है और उस पर एक साइड में शर्त लिखी हुई होती है, ऊपर लिखा होता है भारत सरकार के द्वारा प्रत्याभूत, और फिर नीचे लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक इसको जारी करती है और भारत सरकार इसकी गारंटी देती है। इस बॉक्स में लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं, और यही किसी मुद्रा को प्राधिकृत मुद्रा बनाती है। भारत में भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करती है। ध्यान रहे, करेंसी नोट जारी करती है। कौन जारी करती है? भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है, भारतीय कानून के अनुसार करती है। किसी अन्य को मुद्रा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, यानी कोई व्यक्ति या कोई दूसरी संस्थाएं नोट जारी नहीं कर सकती। भारत में एकमात्र संस्था है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी RBI। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भारत में नोट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। मुद्रा को जारी भी करती है और मुद्रा को चलन में लेके आती है। और नोट पे साइन किसका होते हैं? इसी RBI के गवर्नर के साइन होते हैं, और वही इसको वैधता प्रदान करते हैं। इसके अलावा रुपए का विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने को वैधता बनाती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति मुद्रा को स्वीकार करने के लिए मना नहीं कर सकता। अतः रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता है। यहाँ आप विमुद्रीकरण को के हिसाब से समझ सकते हैं। आपके पास पुराना 500 रुपये का या 1000 रुपये का नोट है, ठीक है, क्या अब आप किसी को दो तो वो रुपये लेने के लिए बाध्य है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चलन में नहीं है। और वर्तमान में जो नया नोट है, अगर वो आप दोगे तो वो व्यक्ति उस नोट को स्वीकार कर लेता है। जो लाल किले की सीरीज का 500 का नोट है, तो वो लोग नोट स्वीकार कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो विधिग्राही है और कोई व्यक्ति उस करेंसी को लेने से मना नहीं कर सकता। शर्त यह है कि वो भारतीय होना चाहिए। हम नेपाली मुद्रा को लेने के लिए मना कर सकते हैं, वो हमारे लिए कागज़ है, लेकिन हम भारतीय मुद्रा को लेने से मना नहीं कर सकते। अब यहाँ हमने देखा था कि नोट के ऊपर साइन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। किसके होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। तो फिर सिक्के कौन जारी करता है? करेंसी में हमने कहा था नोट और सिक्के दोनों होते हैं। तो नोट तो RBI जारी करती है, सिक्के कौन जारी करते हैं? ध्यान से देखें, समझे। आपने कभी 1, 2 या 5 या 10 का सिक्का देखा होगा, उस पर कहीं आपको रिजर्व बैंक नाम लिखा हुआ नहीं दिखेगा। उस पर आपको भारत सरकार लिखा नाम दिखेगा, भारत सरकार। और आपने अगर 1 रुपये का कागज़ का नोट देखा होगा तो वैसा ही उस पर लिखा होता है भारत सरकार। तो 1 रुपये के कागज़ का नोट और सारे सिक्के कौन जारी करता है? भारत सरकार जारी करती है। 1 रुपये का कागज़ का नोट और सारे सिक्के 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जितने भी सिक्के हैं वो भारत सरकार जारी करती है। और 1 रुपये के नोट को छोड़कर 2 का नोट, 5 का नोट, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का और 2000 का नोट रिजर्व बैंक जारी करती है, और उस पर साइन रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। सिक्के पे किसी के साइन नहीं होते हैं। 1 रुपये के नोट पर भारत सरकार के वित्त सचिव के साइन होते हैं। भारत सरकार के वित्त सचिव के साइन होते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी नोटों के संदर्भ में। आशा करता हूँ आपके समझ में आई है। समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। बैंकों में निक्षेप या जमा। अभी हमने पढ़ा था कि करेंसी में हमने देखा था नोट और सिक्के होते हैं, नोट और सिक्के होते हैं। सारी मुद्राएं एक साथ लोग अपने पास नहीं रखते हैं। कुछ लोग अपनी आवश्यकता की मुद्रा अपने पास रखते हैं और बाकी अपने बैंक खाते में जमा रखते हैं, और जब चाहे उसको निकाल सकते हैं, इसीलिए उसको मांग जमाएं भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से जो कुल मुद्रा होती है उसमें व्यक्तियों के पास जो मुद्रा होती है वो शामिल होती है। उसके अलावा
डिमांड डिपॉजिट यानी बैंक में जमा वो मुद्रा जो मांगने पर बैंक उसको वापस लौटा देती है। क्या मांगने पर नहीं लौटाने वाला पैसा भी होता है? हाँ, अगर आपने एफडी करवा रखा है, आपने कहा ये मेरे बेटे या बेटी के नाम एफडी है, जब वो 18 साल का होगा तब उसको देना है, तो इसको आप 18 साल के होने के बाद ही ले पाओगे, इससे पहले नहीं ले पाओगे। तो बैंक में निक्षेप या जमा क्या होता है? लोग अपनी जमा पूंजी बैंकों में रखते हैं। किसी भी समय दिन प्रतिदिन की आवश्यकता हेतु कुछ मुद्रा की आवश्यकता होती है, वही अपने पास रखते हैं। जैसे आपके पापा जी ने अभी फसल बेची है या सैलरी आई है, तो उसका कुछ हिस्सा जो घरेलू काम के लिए या उपभोग के लिए जरूरी है वो अपने पास रखते हैं, बाकी सारा पैसा बैंक में रखते हैं। और बैंक क्या करती है? खाताधारी का ना केवल पैसा सुरक्षित रखती है, बल्कि उसके ऊपर थोड़ा सा ब्याज भी देती है। थोड़ा सा क्यों? क्योंकि इस पर कम ब्याज दिया जाता है। बैंक जमा स्वीकार करती है, यह भी ध्यान में रखना, बैंक आपको कभी भी पैसे लेने से मना नहीं करती। आप जितना पैसा है वो बैंक को दे सकते हो, बैंक कह देगी हाँ मेरे को आप दे सकते हो, और बदले में थोड़ा सा ब्याज भी देती है। तो फिर बैंक इस पैसे का क्या करती है? बैंक आपकी जमा को स्वीकार करती है और धन को सुरक्षित रखती है, और समय समय पर खाताधारक को अपनी मांग के अनुसार पैसे निकालने की सुविधा भी दे देती है। तो बैंक इस पैसे का क्या करेगी? बैंक इस जमा पूंजी को जो व्यक्ति जिसको किसी कार्य के लिए पूंजी चाहिए उसको उधार दे देगी, और उस उधार से वो क्या करेगी? ब्याज वसूलेगी। क्या वसूलेगी? ब्याज वसूलेगी। मान लो बैंक आपको 1% ब्याज दे रही है, तो जिसको उधार देगी उससे 4% ब्याज लेगी। 1% आपको दे देगी, 3% अपने पास रखेगी, ताकि बैंक का सारा काम चलता रहे, बैंक के कर्मचारियों का वेतन मिलता रहे और बैंक अपना लाभ कमाते रहे। तो बैंक मांग जमा की सुविधा देता है। यह सुविधा मुद्रा का यानी विनिमय का माध्यम का महत्वपूर्ण लक्षण है। कैसे? क्योंकि ये लेन देन का कार्य को सक्षम बनाता है। किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान के लिए नगद पैसा न देकर चेक दिया जा सकता है। किसी को नगद पैसा न देकर आप चेक दे सकते हो, लेकिन ध्यान रहे चेक स्वीकार करना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि चेक मुद्रा नहीं है। चेक दिया जा सकता है। यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। चेक एक ऐसा कागज होता है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक धारक को, अर्थात चेक पर जिसका नाम है और खाता नंबर है लिखा हुआ है, उसे लिखी गई रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। अर्थात उपभोक्ता भगवान है। किसके लिए? बैंक के लिए। जैसे ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति चाह रहा है कि बी व्यक्ति को जो मैं पैसे दे रहा हूँ वो कैश नहीं दूँ, बल्कि उनको एक चेक दे देता हूँ, और उसने क्या किया? 1000 रुपये का चेक दे दिया। बी व्यक्ति क्या करेगा? अपनी बैंक में जाएगा और अपने अकाउंट में ये चेक लगा देगा, यानी बैंक को कहेगा कि ये भुगतान मुझे चेक के द्वारा हुआ है और आप ए व्यक्ति के खाते से पैसे काट लीजिए और मेरे खाते में पैसा जमा कर दीजिए। तो बैंक ऐसा कर देती है। तो ये फिर होता क्यों है? क्योंकि इससे मुद्रा की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी या कम आवश्यकता पड़ेगी। मांग जमा को करेंसी के साथ साथ भुगतान का माध्यम भी स्वीकार कर लिया जाता है। मांग जमा को यानी डिमांड डिपॉजिट जो आपके पास बैंक में जमा है उसको भुगतान के माध्यम के रूप में भी स्वीकार कर लिया जाता है, यानी जब भी आप मांगोगे बैंक आपको लौटाने के लिए बाध्य है। इसलिए मांग जमा को अर्थव्यवस्था में मुद्रा ही समझा जाता है, यानी आपके जो बचत खाते में जो पैसा रखा हुआ है वो एक तरीके से मुद्रा ही है। जैसे ही आपको उस आवश्यकता होगी आप निकाल सकते हो, और यह मुद्रा की आपूर्ति का महत्वपूर्ण घटक है। अब आप सोचते होंगे हमारे देश में कितने पैसे, तो इस पैसे में कौन कौन सा पैसा जुड़ेगा, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। बैंक जमा और आधुनिक मुद्रा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी बैंक में जमा है वो भी और मुद्रा भी। तो इसमें इसको हम M1 बोल देते हैं, यानी मुद्रा आपूर्ति, यानी कुल कितनी मुद्रा हमारे देश में है तरल रूप से। तरल रूप से मतलब पैसे में कितनी है। तो इसमें 3 घटक है। एक तो हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनके पास कैश में कितना पैसा है, यानी नगद मुद्रा, इसको हमने बोल दिया C, यानी कैश कितना है। एक मांग जमा, हमने इसको बोल दिया डिमांड डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि बैंक में जो पैसा पड़ा है और जिसको मांगने पर बैंक हमें लौटा देती है, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया? मांग जमा। C+D डिमांड डिपॉजिट। और अन्य जमा, यानी बैंक के पास अन्य रखी हुई जमा जो मांगने पर मिल जाती है, या एक बैंक की दूसरे बैंक में रखी हुई जमा इसके अंदर शामिल होती है, इसको हमने बोल दिया अदर डिपॉजिट यानी OD। तो M1 क्या होगा? C+DD+OD, यानी मुद्रा की आपूर्ति है, और इसी को सबसे तरल मुद्रा भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान में रहे, मुद्रा का मतलब आपके पास जो पैसे यानी सिक्के और रुपए हैं वही नहीं है, आपके बैंक में जो जमा है वो भी इसमें शामिल होता है। करेंसी में हम किस चीज़ को शामिल करते हैं? करेंसी में हम नोट और सिक्कों को शामिल करते हैं। ध्यान रहे, आपसे पूछे करेंसी क्या होती है, तो आप बताओगे कि कागज़ के जितने भी नोट है वो प्लस में जितने भी सिक्के हैं वो करेंसी होते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा जिसका हमने ऊपर जिक्र किया है, ताकि आप उसको देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हो। नंबर 1 सिक्के। अब यहाँ पर कुछ तस्वीर दिखाई गई है, उसमें विविध प्रकार के सिक्के हैं, जिसमें 5 का सिक्का भी है, 1 का सिक्का भी है, 2 का सिक्का भी है, और अलग अलग रुपए हैं। जैसे आप देखोगे कहीं पर RBI के चित्ते का निशान है, तो कहीं पर आपको किसी किंग का निशान मिलेगा, कहीं पर आपको भारत माता की तस्वीर मिलेगी, तो कहीं पर आपको इंदिरा गांधी की तस्वीर मिलेगी। तो ये विविध प्रकार के सिक्के हैं। अब ये पुरानी मुद्रा है आज़ादी के समय की, जिसमें आने भी हुआ करते थे, उनके भी चित्र इसमें साथ में है। ये जो पैसा दिख रहा है ये 20 पैसा है। तो इस प्रकार से मुद्रा के विभिन्न रूप है वो दिखाए गए। इसके बाद में
करेंसी का दूसरा पार्ट यानी सिक्के के बाद में आप नोट आते हैं। ये आधुनिक मुद्रा में नोट हैं जिसमें आप आसानी से देख सकते हो। इनको तो आपने देखते ही आप समझ भी गए होंगे। ये 10 रुपये का नोट है, ये 20 रुपये का है, ये 50 रुपये का, 100 का, 200 का, 500 का और ये 1000 रुपये का है। हाँ, यहाँ पर 1 का, 2 का और 5 का नोट नहीं दिखाया गया है। तो इस प्रकार से करेंसी में आपने दो चीज़ें देखी है, एक आपने सिक्के देखे हैं और दूसरा आपने नोट देखे हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? करेंसी बनाते हैं। अब मैं आपको बैंक से संबंधित उन टूल्स को दिखाऊंगे जो महत्वपूर्ण कागजात होते हैं और आपको बैंक कार्य के लिए ज़रूरी है। विद्यार्थियों, यहाँ मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपका विषय वस्तु या पाठ्यक्रम में वही नहीं करवाना है, लेकिन मुद्रा के बारे में आपकी समझ को भी विकसित करना है। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ अन्य पिक्चर भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए और इनके बारे में भी आपको बताऊँगा। अगर आपको अपने खाते से पैसे निकालना है तो बैंक में जाकर आप एक रसीद भरते हो और वो रसीद फिर आप बैंक के कैशियर को जो पैसा देता है उसको देते हो और वो आपको पैसे दे देता है। तो ये स्टेट बैंक की वही रसीद है जिससे आप पैसे निकलवा सकते हो। यहाँ पर जब आपको पैसे निकालना उसकी डेट देनी होती है, यहाँ पे अपना खाता नंबर देना होता है। कृपया मुझे यानी पे मुझे कितने रुपए देने हैं आप अंकों में लिखोगे, फिर शब्दों में लिखोगे, यहाँ पर अपनी शाखा का नाम लिख दोगे। ठीक है, चूँकि ये स्टेट बैंक की रसीद है तो स्टेट बैंक में ही जाएगी। यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर लिखोगे, यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर कर दोगे और ये रसीद भरकर आप किसको दोगे? बैंक के कैशियर को दोगे। और जैसे ही आप उसको कैशियर को दोगे, कैशियर आपको आपके खाते में जमा में से पैसे निकाल कर दे देगा। ये पासबुक आपका आइडेंटिटी है। जो जब आप बैंक में खाता खुलवाते हो तो बैंक आपको एक पासबुक देती है जिसमें बैंक के साथ किया गया सारा लेन देन लिखा जाता है। तो मैंने आपको एक चित्र दिखाया है, ये स्टेट बैंक की पासबुक है। ऐसी आपने अपने घर पे देखी होगी। अगर दूसरी बैंक है तो उनका ऊपर का कलर दूसरा होता है, बाकी अंदर एंट्री वैसी ही होती है जैसे इनमें है। अब हम एक चेक की बात करते हैं। जैसे हमने ऊपर कहा था आपने ए से बी को चेक का भुगतान करना है, तो वो कैसे किया जाता है, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ। ये चेक है, ध्यान रहे विद्यार्थियों, यहाँ हम वित्तीय जागरूकता भी बता रहे हैं। अगर आपको किसी को चेक देना है तो चेक काटने से पहले आपको यहाँ 2 लाइनें निकालनी है। इसको हम तारांकित चेक बोल देते हैं। ध्यान रहे, अगर आपने ऐसे 2 लाइनें निकाल दी तो पैसा व्यक्ति के खाते में जाएगा, बैंक उसको कैश नहीं देगी। इसका मतलब आप अगर किसी को चेक देते हो, ये लाइनें निकाल दी, तो चेक का भुगतान होगा तो उसी के खाते में होगा, तो आपको जानकारी मिल जाएगी, फ्रॉड नहीं होगा। और एक आपको और चीज़ बताना चाहता हूँ, आप अपने घर पे अपने पिताजी से शेयर कर सकते हैं। कभी भी चेक के ऊपर अपने हस्ताक्षर करके नहीं रखना है। अगर बाई चांस आपने ये जो लाइनें हैं तारांकित ये नहीं की है, आपने हस्ताक्षर करके लिख दी है, अब किसी को ऐसे बाहर भी लगता है ना कि बाद में अमाउंट भर देंगे। अगर ये गिर गया, मान लो ए व्यक्ति है और ए ने यहाँ पर साइन करके और छोड़ दिया, ये चेक गिर गया और ये चेक बी को मिल गया। बी क्या करेगा? यहाँ पर दिनांक भर देगा और यहाँ पर लिख देगा सेल्फ, SELF, यानी मेरे को पैसे निकलवाने हैं। और यहाँ पर अमाउंट लिख दिया, मान लीजिए 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये लिख दिए, साइन आपने पहले से कर रखा है। व्यक्ति जाएगा स्टेट बैंक में देगा, किसी भी बैंक में आपकी बैंक हो जरूरी नहीं है, वैसे आपकी बैंक का एड्रेस भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है, यहाँ पर चेक के नंबर भी नीचे लिखे हुए होते हैं। तो वो आप बैंक में देगा और बैंक से पैसे निकलवा लेगा। इसलिए वित्तीय जागरूकता के लिए ज़रूरी है कि हस्ताक्षर तभी करें जब आपको चेक काटना हो। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या भरना होता है। यहाँ पर तारीख भरनी होती है, यहाँ पर अमाउंट भरना होता है, यहाँ पर पे किसको दिया जा रहा है उसका लिखना है और यहाँ पर पैसे शब्दों में लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर कर दोगे। नीचे चेक के नंबर होते हैं, वो आप चेक की डायरी में लिख सकते हैं कि चेक के से पहले 2 पेज खाली होते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं कि मैंने ये चेक फलां आदमी को दिया है। और ध्यान रहे, आपको यहाँ पर 2 लाइनें निकालनी जरूरी है ताकि बैंक जो पैसा है वो कैश में देकर किसी व्यक्ति को अकाउंट में दे। अब जैसे आपने साइन कर दिया, ये लाइनें निकाल रखी है, चेक गिर गया, तो व्यक्ति अगर कोई भुगतान लेगा तो वो व्यक्ति कैश न लेकर अपने खाते में लेगा, तब आपको पता लग जाएगा आपके खाते में से कट कर पैसे कहाँ गए हैं और चोर पकड़ा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आप पैसे जमा करवाने बैंक में जाते हो, तो बैंक में जब पैसा जमा करवाने जाते हो तब भी आपको एक रसीद भरनी पड़ती है। ध्यान रहे, ऊपर हमने एक रसीद देखी थी ये वाली, तो ये पैसे निकलवाने की है, ये पैसा जमा करवाने की है। इस रसीद में आप क्या करते हो, ये रसीद का टुकड़ा आप अपने पास रखोगे और ये बैंक को दोगे। आप क्या करोगे, इन दोनों को भरोगे, सेम वही सारी कहानी भरनी है जैसे आपके खाता नंबर है, दिनांक है, कितने अमाउंट है वो। लेकिन एक स्पेशल जानकारी है, यहाँ पर आप जितने भी नोट यूज़ कर रहे हैं, 500 का कितने हैं, 1000 के कितने हैं, 2000 का कितने नोट है, 100 के कितने हैं, 200 के कितने, वो नोटों की संख्या। और जैसे आपने 2 नोट दिए हैं, कितने के, 200 के, बराबर कितने हो गए, 400। एक नोट दिया है 2000 का, तो 2000 यहाँ हो गए, बराबर में कितने हो गए, 2000, और टोटल कितने हो गए, 2400 रुपये। तो ये 2400 रुपये टोटल यहाँ पर लिख दोगे और अपने हस्ताक्षर कर दोगे। जिस खाते में डालना है वहाँ पर खाते का नाम लिख दोगे, ब्रांच का नाम लिख दोगे, हस्ताक्षर करके अपने मोबाइल नंबर लिख के दे दोगे। किसको? वही कैशियर को। कैशियर क्या करेगा, एक मोहर लगा देगा यहाँ पर, जो आधी इस पे होगी, आधी इस पे होगी। ये रसीद यहाँ से फाड़कर आपको दे देगा और यह रसीद अपने पास रख लेगा, आपसे पैसे कैश में ले लेगा और जिस खाते में पैसे डालना है उस खाते में वो पैसे
डाल देगा। तो इस प्रकार से बैंकिंग की गतिविधियाँ होती हैं। आगे हम देखेंगे बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ कैसी है, यानी बैंक है जो ऋण किस प्रकार से देता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छा समझ में आया होगा। और कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरा मोटिवेशन हो या मुझे और नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।